नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमास ने एक साथ बहुत सारी मिसाइल इजराइल के ऊपर फेंक दी। इजराइल के ऊपर जब ये हमला होता है तो हम और हमारे जैसे हमारे देश में एक बड़ा तबका है जो इजराइल का बहुत ज़्यादा एडमायरर है, इजराइल को पसंद करता है। और उसकी एक वजह है एक ख़ास कम्युनिटी से नफ़रत करना, और इजराइल का जिनसे कन्फ्लिक्ट है वो एक ऐसी कम्युनिटी है जिससे हमारे लोग, हमारे यहाँ के जो इजराइल पे नाज रखने वाले लोग हैं, वो नफरत करते हैं। लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इजराइल के साथ में रहता है, ये किस तरह से भारत को प्रभावित करता है, और ये जो हमास वाला पूरा कन्फ्लिक्ट है, इसका अंजाम क्या होने वाला है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और किस तरह से आपको पूरा मामला आज अच्छी तरह से सरल तरीके से समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि भारत को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आप में से जो लोग गहन अध्ययन नहीं करते हैं उन्हें ना पता हो। मैं भी आया। भारत जो है वो शिवाजी महाराज का देश है। एक बार की बात है, एक महिला थी गौहर बानो। गौहर बानो को शिवाजी महाराज के कुछ सैनिक, मुस्लिम महिला थी और दुश्मन के पक्ष की थी। अब दुश्मन का पक्ष और मुस्लिम महिला इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि दोनों पक्षों में हिंदू थे और दोनों पक्षों में मुसलमान थे, और शिवाजी महाराज के आसपास के बहुत सारे सिपहसालार मुसलमान थे। तो उस महिला को शिवाजी महाराज के सामने पेश किया गया। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि आप इतनी सुंदर हैं, अगर मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। और उसके बाद उन्होंने बहुत आदर सत्कार के साथ सिपाहियों से कहा कि इनको आप वापस छोड़ कर आइए, और सख्त हिदायत दी कि भविष्य में कभी भी किसी महिला के साथ ऐसा अन्याय ना किया जाए और ऐसा आचरण ना किया जाए, वरना सैनिकों को सख्त सजा मिलेगी। ये भारतीय संस्कृति है। इसके उलट कुछ तस्वीरें आज आ रही हैं, और वो तस्वीरें आ रही हैं इजराइल के अंदर जो हमास के लड़ाके घुस गए हैं, आतंकवादी घुस गए हैं, आतंकी लड़ाके, उग्रवादी, जो आप कहना चाहें। गाज़ा पट्टी वालों से पूछेंगे तो वो तो उनको वॉरियर कहेंगे। हर कौम बुरा हो या अच्छा ये नहीं देखती है, ये देखती है कि लोग हमारे। बड़ी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। महिलाओं को गाड़ियों में लाद लाद कर ले जाया जा रहा है, उनको निर्वस्त्र किया जा रहा है। कुछ घायल महिलाएं दिख रही हैं। काफ़ी डिस्टर्बिंग तस्वीर सोशल मीडिया पे आ रही हैं। अभी उन तस्वीरों में हो सकता है कुछ फेक भी निकले, कुछ सही भी निकले, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बहुत दुखद है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो भी युद्ध होता है बहुत अमानवीय होता रहा है। सब जानते हैं इससे पहले लीबिया में, सब जानते हैं इससे पहले लेबनान में इजराइल ने किस तरह की तबाही मचाई थी। बच्चों को बमबारी करके बहुत सारे बच्चे मारे गए। पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया गया था। ये इतिहास है इन लोगों के झगड़े का, इन लोगों की लड़ाई का। लेकिन इस इतिहास के बीच में जब ये तस्वीरें आती हैं बहुत विचलित करती हैं, और ये तस्वीरें देखकर कुछ लोग इसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग हमको हमारे देश की पॉलिटिक्स सूट करता है, कह सकते हैं कि देखिए मुसलमान कितने क्रूर होते हैं। कुछ लोग ये भी पुरानी तस्वीरों के साथ कह सकते हैं मुसलमानों पे कितना जुल्म हुआ है, अगर वो इजराइल की तस्वीरें निकल आए। लेकिन ये जो बहुत ही गंदी तस्वीर है ना, ये तस्वीर हिंसा की तस्वीर है, युद्ध की तस्वीर है। और जब जहाँ जहाँ जैसे भी युद्ध होते हैं, इंसानियत को सबसे पहले मारा जाता है। चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे कहीं दुनिया में कोई भी युद्ध हो, तो सबसे बड़ा इसका जो खतरनाक पहलू है वो युद्ध का पहलू है। दो पक्षों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, हिंसा हो रही है, युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध और हिंसा में किसी के पास साहस नहीं है कि एक दूसरे के राजा को मार सके। यूक्रेन में जेलेंस्की के महल पे कितनी मिसाइल गई हैं, कितने हवाई हमले हुए हैं, क्या हुआ है। लेकिन आम लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसी तरह से यहां हो रहा है। जमीन के लिए इंसानियत को मार देना युद्ध का नाम है, और ये हम देख रहे हैं।
बेहद गंदी तस्वीर है। लेकिन ये बार बार इस इलाके में क्यों हो रहा है, इसको अगर आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि इसका जिम्मेदार ये सिर्फ हमास वाले नहीं हैं, सिर्फ इजराइल वाले नहीं हैं, सिर्फ यहूदी नहीं है, सिर्फ मुसलमान नहीं है। ये खेल बहुत पुराना खेल है और आज से नहीं, 1914 में ही ये खेल शुरू हो गया था और तब से ये खेल चला आ रहा है। आज के वीडियो में हम उस इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लगातार इस इलाके को अशांत बना के रखा गया है। हमास आतंकवादी एक समूह है। आतंकवादी इसलिए है क्योंकि उसको आतंकवादी वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है। दुनिया में जितने भी आतंकवादी होते हैं उनको दो तरह से पुकारा जाता है। कुछ लोग उनको स्वतंत्रता सेनानी की तरह का कुछ एक पहचान देते हैं और कुछ लोग उनको आतंकवादी कहते हैं। कुछ लोगों की नज़र में वो महान योद्धा हैं जो देश के लिए या किसी मिशन के लिए लड़ रहे हैं, और बाकी लोगों की नज़र में चूंकि वो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं वो आतंकवादी हैं। हमास ने ये किया है कि वहाँ पे उसके ऊपर बड़ी संख्या में मिसाइल छोड़ दी है। मेरे ख्याल से 5000 मिसाइल हैं, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों को बंधक बना लिया गया है। एक तरह से इजराइल के अंदर अफरा तफरी मचा के रख दी है। हमास कहाँ रहता है पहले ये समझेंगे। हमास एक इलाका है गाजा पट्टी। अब गाजा पट्टी इलाका इसलिए उसका नाम है क्योंकि वो एक पट्टी सी है, एक स्ट्रिप है जो गाजा जिसका नाम है। अब गाजा पट्टी कहाँ से आई? अब गाजा पट्टी कहाँ से आई और वहाँ पर हमास क्या कर रहा है, ये सब जानने के लिए आपको कम से कम 100 साल का इतिहास समझना पड़ेगा। मैं प्रस्तुत हूँ, सरल तरीके से समझाऊंगा, आपको बोर नहीं होने दूंगा। पहला विश्व युद्ध हुआ 1814 से लेके 1914 से लेके 1919 के बीच में, हम सब जानते हैं। और जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें कई तरह के कॉम्बिनेशन वगैरह हुए, लेकिन उसकी चपेट में आया ऑटोमन साम्राज्य। ये क्या था? एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो अफ्रीका में भी जाता था, जो एशिया में भी रहता था। उस साम्राज्य को तमाम सारी दुनिया की ताकतों ने एक साथ उस पर हमला किया, जिसमें ब्रिटेन प्रमुख था। उस साम्राज्य को तोड़ दिया। ब्रिटेन था, उसमें फ्रांस था, यही सब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में भी जिन्होंने तबाही मचाई, तो ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इतने सारे इस्लामिक देश कैसे आ गए, मुसलमानों के देश कैसे आ गए, ये हम सुनते हैं तो उसमें ये दिमाग में रहता है अक्सर कि भैया मुसलमानों ने तो बड़े सारे देशों को अपना बना रखा है। दरअसल वो एक ही देश था, वो मुस्लिम बाहुल्य देश था और वहाँ पर इस्लामिक तरीके से कामकाज चलता रहता था। वो टूट गया तो उसमें से कई सारे इस्लामिक देश निकल आए। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ऑटोमन समुदाय जब साम्राज्य टूटा तो उसमें से कई देश अलग अलग निकले। कहीं किसी ने हमला कर लिया तो इजिप्ट बना लिया, किसका कहीं जोर चला तो उसने इस तरह से, वो मैं उस भूगोल में जाना नहीं चाहूँगा। इसके बीच में एक छोटा सा हिस्सा निकला जिसका नाम था फिलिस्तीन। कोई इसको फिलिस्तीन कह रहा था, कोई इसको अरब कहता था, कोई कुछ और कहता था। और इसमें जो है आके बड़ी संख्या में ऐसे लोग बस गए जो हिटलर के अत्याचार का शिकार थे 1917 में, और उन्होंने वहां जाके बसना शुरू कर दिया। कुछ जमीनें भी खरीदी वहां बसने के लिए। अब इंग्लैंड को लगा कि ये इलाका जो है ऑटोमन समुदाय टूट के जो भी हो गया, अलग देश बना दिया, हम चले जाएंगे तो यहाँ हमारा दखल नहीं रहेगा। ये पश्चिमी देश हर जगह टांगे कड़ा के रखना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया, वहां पे एक जगह बनाई और एक वेलफोर्ड डिक्लेरेशन के तहत इस इलाके को अपने कब्जे में घोषित कर दिया। किसको? जो इजराइल फिलिस्तीन मिला के जो एक देश है। अब ये इजराइल एक ऐसा देश था जो इंग्लैंड के पास था। तो इंग्लैंड के पास जब ये देश एक हिस्सा आ गया, जिसको आप देश भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस देश में दो देश हैं जिनको दोनों को ही मान्यता पूरी दुनिया से नहीं मिली हुई है। कुछ लोग फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते हैं, कुछ लोग इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। तो उसमें जो है ये जो पूरा एक देश था, भूखंड था, इंग्लैंड ने बड़ी चालबाजी से प्रथम विश्व युद्ध में लोगों का साथ लेने के लिए 2016 में फ्रांस से कह दिया कि भैया ये इलाका मैं आपको दे दूंगा। फ्रांस खुश। और उससे भी एक साल पहले ये मक्का कहलाता था उस वक्त, सऊदी अरब जो है उसके राजा को ये वादा कर दिया और दे दिया।
अब ये विवाद चलता रहा। 1920 में एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। उससे पहले उन्होंने जो कुछ भी पुराना इतिहास था, पुराने प्रस्ताव थे, उनको सबको मिलाते हुए लीग ऑफ द नेशन ने कहा कि भैया ये इंग्लैंड को ही दे देते हैं 1922 में, क्योंकि इसी का यहाँ कब्जा था, तुम रखो। हो गया। फिर इंग्लैंड ने उसके लिए एक मील कमीशन बनाया, जिसके जरिए वो ये पता कर सकता था कि ये जो जमीन का हिस्सा है इसका क्या किया जाए। अभी तक स्पष्ट हो रहा है ना आपको? तो वो जमीन का हिस्सा इसका क्या किया जाए। तो हुआ ये कि इंग्लैंड ने किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहा कि भैया ये रायता हमसे नहीं संभलता, इसको आप रख लो। संयुक्त राष्ट्र को दे दिया। तब तक संयुक्त राष्ट्र बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र ने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। 3 हिस्सों में एक हिस्सा था जिसमें आपका 44% था, वो हिस्सा यहूदियों को या ज्यूज को दे दिया गया। अरब को, जो वहां के अरब थे, उनको 55% हिस्सा दे दिया गया, जिनको आप फिलिस्तीनी भी कह सकते हो। और एक हिस्सा बनाया यरूशलेम, जो 1% था, जो राजधानी थी। तो अभी जो नक्शा मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, वैसे उसके बीच में एक डॉट जैसा है, क्या? यरूशलेम। उसके आसपास अरब, और उसको घेर के बना दिया गया ये 44% हिस्से वाला जो यहूदी हिस्सा था, जिसको कि बाद में वो कहते हैं कि इसका नाम इजराइल है। और एक काम किया कि ये जो इजराइल से घेरा गया था चारों तरफ से, उसके भी बाहर की तरफ एक हिस्सा बना दिया गया, जो हिस्सा फिलिस्तीन का हिस्सा था। अब आप सोचिए, फिलिस्तीन को 3 तरफ से घेर दिया गया और उसका एक हिस्सा उस पार दे दिया गया, जिसको वो जहां वो जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, डील नहीं कर सकता। तो जो उस पार हिस्सा दे दिया गया था, उस हिस्से में से भी कुछ बचा, जिसको कि गाजा पट्टी कहते हैं। यानी गाजा पट्टी इजराइल के बॉर्डर पे लगा हुआ एक ऐसा हिस्सा है दक्षिणी बॉर्डर पे, जो कि फिलिस्तीन का है। और फिलिस्तीन चारों तरफ से सी शेप में घिरा हुआ है इजराइल से। ऐसी कैसेट, ये 1948 की बात है। उससे 1 साल पहले भारत का विभाजन किया 1947 में। तो अंग्रेजों ने 3 कोशिश की। खोपड़ी के ऊपर एक कश्मीर बना दो, उधर पाकिस्तान बना दो, और दूसरी तरफ आप पूर्वी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश बना दो, और भारत को 3 तरफ से घेर दो। अंग्रेजों ने सोचा होगा कि नॉर्थ ईस्ट से घुसते हुए बॉटल जो चिकन नेक है वहां तक पहुंच जाएगा बांग्लादेश यानी पाकिस्तान, तो भारत दोनों तरफ से घिर जाएगा, बाकी हम खेलेंगे इस इलाके में, हमारा दखल बना रहेगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने बाद में जाके वो अंग्रेजों का सपना चकनाचूर कर दिया, और जो पूर्वी बांग्लादेश था, पूर्वी पाकिस्तान था, उसको बांग्लादेश करके अलग देश बना दिया। कश्मीर पहले ही एक विवाद में फंस चुका था। तो हुआ क्या? नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने जो चालबाजी की कि वहां पे उनका दखल रहे, उसके चक्कर में उन्होंने सी शेप में 3 तरफ से बना दिया इजराइल, और उसके बीच में बन गया फिलिस्तीन। अब अरब लोग कहते हैं हम इजराइल को मान्यता नहीं देते, अवैध देश है ये तो पूरा का पूरा फिलिस्तीन है। और दूसरी तरफ कुछ देश फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। इजराइल को बहुत सारा रसद, ये वो सब मिलता रहता है, जासूसी इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, दूसरी चीजें, और वो इजराइल ने खुद भी अपना बहुत सारा कर लिया डेवलप। तो क्या होता है कि ये जो अब उसके चक्कर में बहुत सारे आसपास के देशों को भी धमका के रख लेता है वो, अमेरिका उनके तेल वेल को भी कब्जा कर सकता है। ईरान में जैसे ही ईरान सिर उठाता है, मैंने बताया था कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर से गोली चलाकर एक वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई थी, तो उसको इजराइल जासूसी ऑपरेशन से मरवा देता है, उनके वैज्ञानिक को मरवा दिया, फखरीजादे शायद नाम था, मैंने वीडियो बनाया था। इस तरह की बहुत सारे काम करता रहता है, और वो यहाँ के सब देश जानते हैं कि सब अमेरिका करवा रहा है, इसलिए पंगे ज़्यादा नहीं लेते हैं। चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, उसमें भी शिया ईरान है, सुन्नी वो है, इनके आपस में झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन फिलहाल 3 तरफ से घेर दिया। अब 3 तरफ से घेरने के बाद में इजराइल को ये लगता है कि भाई अभी तो मैं और कब्जा कर सकता हूं, क्योंकि इजराइल ने घोषित कर रखा है कि मेरी सीमा अभी तक तय नहीं है। ये जो सीमा है ये हमारी सीमा नहीं,
ये घट बढ़ सकती है। तो सीमा बढ़ाने का काम कैसे करता है इजराइल, एक सरल तरीके से समझें। वो कभी जाएगा किसी मस्जिद के इलाके में गोलियां चलवा देगा, कुछ लोगों को मरवा देगा, कहीं से किसी तरह से डिस्टर्ब कर देगा, कहीं से किसी तरह बम फेंक देगा, कहीं किसी इलाके में मरवा देगा फिलिस्तीनियों को। फिर क्या होता है, उस पर उठती है प्रतिक्रिया। फिर सड़क पे लोग क्या है, वो रॉकेट लॉन्चर लेके, पत्थर लेके, बंदूक AK-47 लेके उतर आते हैं। जब वो उतरते हैं तो उतरने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है, इजराइल उनके ऊपर दमन करता है। दमन क्या करता है, भाई मेरे देश पे हमला है, अब आप रोक नहीं पाओगे, मेरे ऊपर उन्होंने आतंकी हमला किया है, आप रोक नहीं पाओगे। फिर वो क्या करता है, कुछ और इलाके में घुस जाता है और फिलिस्तीन का और इलाका इजराइल में मिला लेता है। तो जो 44% हिस्सा था वो हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीच बीच में वहां पे कुछ क्रूर टाइप के उनके शासक आते हैं जो ढूंढ ढूंढ के फिलिस्तीनियों को मारते हैं। और उसमें कई दफ़ा एरियल शरोन थे, उन्होंने वहाँ पे कई जगहों पे इस तरह कत्लेआम मचाया कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए। इसी तरह से लेबनान के मामले में भी यही हुआ कि फिलिस्तीनियों ने क्या किया, लेबनान के रास्ते से इजराइल में घुसे, अटैक किया। इजराइल ने जवाबी अटैक किया और उस जवाबी अटैक में लेबनान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हजारों की संख्या में 1982 में उसने लेबनान के नागरिकों को मार दिया और लेबनान की इमारतें, शहरों पे हमला, आबादी पे हमला, बुरी तरह तबाही मचाई है। और वो मानवता के इतिहास का सबसे क्रूर हमला माना जाता है। जब 48 में ये बना था इजराइल, तब से इसके युद्ध हो रहे हैं। पहले तो अरब देशों ने कहा कि भाई ये कैसे बना दिया, यहाँ पे ये कर दिया, वो कर दिया, और हम विरोध करते हैं। तो उसके खिलाफ अरब देशों ने हमला कर दिया, जवाबी कार्रवाई की इजराइल ने, जीत गया। उसके बाद एक मिस्र जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा इजराइल के साइड में, और मिस्र के अंदर से निकलती है स्वेज नहर। स्वेज नहर से दुनिया में जहाज निकलते हैं, एक से दूसरी जगह जाते हैं, और वो स्वेज नहर वो कब्जे में है मिस्र के, और उसके जरिए वो मोटा टैक्स वसूलता है। करीब एक जहाज निकलने का 1 करोड़ रुपए के आसपास वो लेता है, जो एस्टीमेट है। तो क्या किया उसने, इजराइल को सबक सिखाने के लिए कहा कि यहां से इजराइल की नहीं निकलेंगे, अब जहाज नहीं निकलने देंगे। नतीजा ये हुआ कि जो हिस्सा स्वेज नहर के दूसरी तरफ था उसको इजराइल ने कब्जा कर लिया। फिर बहुत सारा और दूसरे हिस्से की तरफ से लोगों को घुसा दिया। ये 56 की बात है। और इस पूरे वॉर के अंदर आखिर में समझौता हुआ कि जो हिस्सा कब्जा कर लिया था इजराइल ने, इनका लौटा दिया, और बदले में मिस्र ने यानी इजिप्ट ने इजराइल को देश की मान्यता दे दी। ऐसे ही एक और वार हुआ, 6 डे वार 1967 में। इस वार में क्या हुआ था, इस युद्ध में घेर के हमला करने की बात हुई थी। बहुत सारे मिस्र ने हथियार लिए थे रूस से, क्योंकि अमेरिका हथियार दे नहीं रहा था, और वो लेने के बाद में इससे पहले ये सब लोग मिल के हमला करते। इजराइल ने रातों रात सारे हवाई जहाज तबाह कर दिए, 6 दिन के अंदर युद्ध जीत लिया। इसके अलावा चौथा हुआ, इसके अलावा यौम किपन करके एक वॉर कहलाता है 73 में। उस वॉर में भी उसको कह सकते हो आप कि उसमें बराबर पे मामला छूटा, समझौते पे खत्म हुआ, और मैंने लेबनान वाला वॉर आपको बता ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसमें आखिरी वॉर हुई है 82 में, कौन सी वाली, लेबनान को तबाह करने वाली। इसके बाद में सारे के सारे जो मिडिल ईस्ट के देश थे वो शांति से बैठ गए कि अब ज़्यादा पंगे लेना नहीं है, क्योंकि यासर अराफात थे सक्रिय, वो चाहते थे कि मिलजुल के कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए जो जहाँ है उसको मान्यता देके कुछ ख़त्म करो। लेकिन फिलिस्तीनियों की ज़मीन पे कब्जे किए गए थे, उनके लोगों को मारा गया था। ये समझिए ना कि जैसे पाकिस्तान ने भारत को घेर लिया चारों तरफ से, और धीरे 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 करके कब्जा करता जा रहा है। पाकिस्तान एक शक्तिशाली देश है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए। वैसे तो यहाँ की स्थिति बिल्कुल अलग है, लेकिन कोशिश अंग्रेजों ने एक ही की थी। तो ऐसी हालत में जो स्थिति आज भारत की है वो स्थिति वहां पे फिलिस्तीन की है।
फिलिस्तीन की धरती पे बाहर के लोगों को बसा दिया गया, अलग देश बना दिया गया, उन देशों को इस तरह से बसाया गया कि वो फिलिस्तीन को घेरे हुए थे। भारत की धरती पे भी कई देश बना दिए गए, उन देशों को ऐसे बनाया गया जो चारों तरफ से भारत को घेरे हुए थे। भारत एक अच्छे देश के तौर पर उभरा, कल ही आप कहें 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और उसने अपनी समस्या का हल निकाल लिया और वो शक्तिशाली बन गया और जो घेराबंदी थी उसको तोड़ दिया। वहां फिलिस्तीन अगेन फंडामेंटलिस्ट आप रहेंगे, पुरानी सोच के हिसाब से चलेंगे, आप आधुनिक नहीं बनेंगे। 1952 में हमारे यहाँ ये होता था, 1000 साल पहले होता था, 500 साल पहले ऐसा होता था, वाली सोच में पड़े रहेंगे पुरातन पंथी में, तो आप इजराइल के चपेट में आ जाएंगे और बन जाएंगे फिलिस्तीन। उनको भी गर्व था कि कभी हमारा ऐसा था वैसा था, हमको भी कभी कभी हमारे यहाँ भी गर्व होने लग जाता अगर हम लोग विज्ञान पे भरोसा नहीं करते। हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ सम्राट अशोक थे, हमारे यहाँ शिवाजी महाराज थे और हमने ये किया था वो किया था, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, तो हम भी शायद लपेट लिए जाते। बहरहाल जो सिचुएशन है वो ये है। तो आज इजराइल के साथ है मुसीबत के समय में, मोदी जी का बयान आया है, लेकिन इस सब के साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कहीं पे भी आपकी पोजीशन, जो भारत की पोजीशन है, वो पोजीशन हमेशा फिलिस्तीन वाली ही है। और आप अगर इजराइल को सपोर्ट करते हैं तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरह से घुमा के अगर सोचे तो 87 में जब ये सब 82 के बाद में हो गया, 87 में हमास की स्थापना हुई और उसके बाद से लगातार संघर्ष चल रहा है। और मैंने आपको बताया किस तरह से लोगों को कत्लेआम, मारपीट, जैसे मैंने आपको एरियल शरोन का बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई, ये चल रही हैं। तो अभी क्या निचोड़ है कि एक हमास बना हुआ है और वो गाजा पट्टी जो इलाका है वहाँ पर से वो लगातार लड़ते रहते हैं, और गाजा पट्टी जो मेनलैंड है जिसको कहते हैं आप फिलिस्तीन, उससे कटा हुआ है, बीच में इजराइल पड़ता है। तो ये जो जितना झगड़ा हो रहा है इसके पीछे इजराइल की एक स्ट्रेटजी हमेशा रहती है, जैसे मैंने बताया कि आप पहले उकसाओ फिलिस्तीन को और जैसे ही वो उकसें उनकी चटनी बना दो और उनकी जमीन दबा लो। और ये जो हमास का हमला है, ये हमला एक बड़ा हमला बन के जरूर आया है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन की थोड़ी जमीन और कम कर देगा। आखिर में फायदा इजराइल को होता है। इजराइल को फायदा क्यों होता है? खुद भी बहुत तेज होते हैं यहूदी, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, उनका यहूदी कनेक्शन, बहुत सारे शातिर संगठन संस्थाएं, उनके बारे में भी लोग कहते हैं कि यहूदियों का कहीं ना कहीं से इनके साथ में कोई अंश है, कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ से अमेरिका का समर्थन है, वेस्ट का समर्थन है। और वेस्ट का समर्थन इसलिए है कि उस पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में जितने मुस्लिम देश हैं उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसके ज़रिए अशांति पैदा करके रखी जा सकती है, और शांति के प्रयासों के नाम पे कभी भी अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। और उस हस्तक्षेप के डर से ही ये जो तेल का कारोबार है, अमेरिकी कंपनियां आती हैं इन देशों से तेल निकालती हैं, ये सब चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा मसला आपको समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया होगा कि ये हमास ने जो हमला किया है ये पहला नहीं है, ये आखिरी भी नहीं है। और इस तरह के हमले, बड़ा जरूर है इस बार, इस तरह के हमले जो हैं वो अल्टीमेटली अभी तक इतिहास में इजराइल को ही लाभ देते रहे हैं। इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका अंत जो होगा वो इजराइल के पक्ष में होगा। वीडियो को एक तरह से आप ये मान लें कि एक अच्छी तरह से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की गई है इस पूरे मसले पे, ताकि आप समझ सकें कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, किस तरह से चली आ रही है, और पश्चिम का खेल इसमें कितना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।